अच्छा जी, मैं आपको सेकेंडरी ग्लूकोमा पढ़ा रही थी जिसमें हमने लेंस, कॉर्निया, आइरिस और जो हमारे सूडो एक्सफोलिएटिव था एंड हेमाटोजेनिक था, ये सारे कॉजेज कर लिए हैं। अब हम अगले पे आते हैं, हमारा है पोस्ट ऑपरेटिव ग्लूकोमा। अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिव क्यों हो सकता है? मैंने जिस तरह के आपको जो लेंस पढ़ा है उसी से रिलेटेड आपने लेंस में याद होगा कि हम लेंस कैटरेक्ट को जब हमने ट्रीट किया था, या आपकी आईबॉल है, ठीक है, या आपका लेंस है। आपने जब कैटरेक्ट को ट्रीट करते हैं तो हमारे पास दो प्रोसीजर्स होते हैं, एक इंट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन थी और एक एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन थी। ये अलग अलग से हर वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताए हुए, जो मैंने आपको लेंस एंड कैटरेक्ट की वीडियोस बनाई थी, ठीक है। यहाँ पर मैं इन प्रोसीजर्स को तो एक्सप्लेन नहीं करने वाली। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि हमने दोनों किस्सों में जो एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन था उसमें हम कैप्सूल उसी तरह यहाँ पर प्रेजेंट रहने देते हैं और अंदर से पूरा कैटरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, लाइक अंदर से जो फाइबर्स जो लेंस मटीरियल है वो निकाल लेते हैं। और इंट्रा कैप्सूलर में हम साथ कैप्सूल को भी थोड़ा बहुत डैमेज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो दोनों में प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके पास हो सकता है कि आप जब एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं, अब जाहिर है यहाँ पर सारा लेंस मैटर पड़ा हुआ है, ठीक है। लेंस मैटर को जब आप निकाल रहे हैं बीच में से, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ लेंस मैटर आपसे गलती से रह जाए। एस्पिरेटर डालते हैं ना हम, एस्पिरेटर वो होती है कैसे करके ऑब्जेक्ट होता है जो सारा कुछ एस्पिरेट अपने अंदर कर लेते हैं, ठीक है। अब एस्पिरेटर पे सब कुछ ना आए और कुछ लेंस मैटर बाहर निकले और वो यहाँ पर आके आपके ट्रेबेकुलर मेशवर्क में फंस जाए, या आपका आइरिस और यहाँ ट्रेबेकुलर मेशवर्क है उसमें अगर फंस जाए, तो उसकी वजह से हमारे पास जो ग्लोकोमा सेकेंडरी जनरेट होगा वो हम कहेंगे एफेक्टिव ग्लोकोमा है, ठीक है। अगर आपका लेंस मैटर ने आप सर्जरी कर रहे थे कैटरेक्ट की, आईसीसीई या ईसीसीई दोनों में से कोई भी, और उसकी वजह से आपका जो लेंस मैटर था वो कुछ आके यहाँ पर फंस गया, तो आपके पास हो जाएगा हमारा एफेक्टिव टाइप ऑफ ग्लोकोमा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद स्टीरॉइड्स का यूज़ है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर बस मैलिग्नेंट या सिलरी ब्लॉक जो ग्लोकोमा है वो भी पोस्ट ऑपरेटिव में आता है। अगर ये आपने सर्जरी की है, कैटरेक्ट की सर्जरी है, कभी कभार ऐसा होता है कि कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद ना ये आपका सिलरी बॉडी यहाँ पड़ी है, ठीक है। नॉर्मली क्या होना है, सिलरी बॉडी ने जो सिलरी एपिथेलियम है बेसिकली उसने सिक्रीट करना है एक्वस ह्यूमर, और वो एक्वस ह्यूमर यहाँ से जाता है और इधर एंटीरियर चैम्बर में आ जाता है, ऐसा ही है ना, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कैटरेक्ट की सर्जरी के टाइम पे हम किसी हद तक सिलरी एपिथेलियम और सिलरी बॉडी को डैमेज कर देते हैं, इस एरिया को, ठीक है। जब इसका कुछ ना कुछ डैमेज हो जाएगा तो क्या होता है कि यहाँ से जो एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूसर है वो मिसडायरेक्टेड हो जाता है, वो इधर आगे जाने के बजाय यहाँ से पीछे विट्रस ह्यूमर में जाने लग जाते हैं। जब यहाँ से विट्रस ह्यूमर में एक एक्स्ट्रा चीज आने लग गई है जिसे नहीं आना चाहिए था, तो विट्रस ह्यूमर का प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर कहाँ पड़ेगा? पीछे भी पड़ेगा और आगे भी पड़ेगा। आगे जब प्रेशर पड़ेगा तो लेंस पुश होगा फॉरवर्ड, लेंस पुश होगा फॉरवर्ड, तो आगे वो जाके चिपक जाएगा आइरिस के साथ, ऐसे करके आइरिस के साथ चिपकेगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये डेवलप हो गया पिपिलरी ब्लॉक। अब एक्वस ह्यूमर बिल्कुल भी पीछे से आगे नहीं जा पाता, आइरिस बॉम्बी होने लग जाती है, यानी आइरिस इस तरह करके होने लग जाता है, ठीक है। जब आइरिस बॉम्बी होती है तो आइरिस इस जगह पर आके एंगल को ब्लॉक कर देता है, तो इस वजह से आपका एंगल क्लोजर ग्लोकोमा हो जाता है बिकॉज ऑफ द सिलरी ब्लॉक बेसिकली, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के रिजल्ट में जो हो रहे थे। फिर हमारे पास अगली चीज आती है ट्यूमर्स। अब आपको जो ट्यूमर्स है, आपको पता है कि ट्यूमर कोई भी जब सेल की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, तो उसको हम ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। अब सपोज करते हैं हमारे पास आई में कोई ट्यूमर डेवलप होगा, तो जाहिर है उसके सेल्स वो एक्स्ट्रा सेल्स ही होंगे ना हमारे आई में, तो एक्स्ट्रा सेल्स अगर कहीं भी प्रेजेंट होंगे तो वो आपके सारे स्ट्रक्चर्स पे प्रेशर डालेंगे, और उसके रिजल्ट में आपके ट्यूमर के रिजल्ट में क्या होता है कि ट्यूमर की करेक्टरिस्टिक्स में ये बात होती है कि उधर इन्फ्लेमेशन भी साथ साथ हो रही होती है किसी हद तक, क्योंकि बॉडी चाह रही होती है कि ये ना हो, लेकिन वो फिर भी ओवरग्रो कर रहे होते हैं। ट्यूमर इज कैंसर ना, और वहां पर नई वेसल्स भी बन रही होती हैं। तो ये सारी चीजें जो नई बन रही हैं आई के अंदर, जो नहीं होनी चाहिए, वो सारी की सारी प्रेशर डालती हैं। किस जगह डालेंगी, उससे हमारे वैसे ही ट्यूमर्स वैसे ही इफेक्ट्स आएंगे। अब रेटिनोब्लास्टोमा जो है ना, वो आपके रेटिना का ट्यूमर है। रेटिना में ट्यूमर होगा, रेटिना के सेल्स अनकंट्रोल डिवाइड करेंगे, अनकंट्रोल डिवाइड करेंगे तो वो उसके कुछ सेल्स जो है वो हो सकता है इधर आगे आके इसको ट्रेबेकुलर मेशर को ब्लॉक कर दें, हो सकता है जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं वो ब्लॉक कर दें, हो सकता है वेसल्स की वजह से आपकी जो स्प्राउटिंग ऑफ वेसल्स हो रही है उसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाए। इन एनी केस आपका चाहे रेटिनोब्लास्टोमा रेटिना का ट्यूमर हो, चाहे आपका ये मेलिग्नेंट मेलानोमा हो, मेलिग्नेंट मेलानोमा बेसिकली आपका जो है ना इट इज अ ट्यूमर ऑफ यूवियल ट्रैक्ट, ठीक है। ये जो आपका पीछे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ से आइरिस है, आइरिस के पीछे आपकी यहाँ पर सिलिडी बॉडी और पीछे कोरोइड है, ये सारी लेयर आपकी यूवियल ट्रैक्ट होती है। तो यूवियल ट्रैक्ट में ट्यूमर है या रेटिना में ट्यूमर है, दोनों केसेस में जो आपकी पॉजिटिव एजेंट है वो यही आपके ट्यूमर की यानी नॉन
बगैर रुके हुए सेल्स की ग्रोथ है, ठीक है, जो रुक नहीं रहे, और उसके साथ साथ आपके इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, और उसके साथ साथ आपकी वेसल्स हैं विच आर स्प्राउटिंग, और वो आपके आके एंगल को ब्लॉक, इनमें से कोई भी चीज़ है वो आपका डिजोल्व होगी विट्रस ह्यूमर में, विट्रस एक्वस में, एक्वस से आके ब्लॉक कर देगी ट्रेबेकुलर मेशवर्क को, और आपका ग्लोकोमा हो जाएगा। इस तरह का ग्लोकोमा जो वो ट्यूमर्स के सेकेंडरी में होता है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब है कि कोई आपको बाहर से चोट लगी है जिसकी वजह से हो सकता है। अब आपको पता है, अगर हमारे पास वो हमने जब पढ़ा था ब्लो आउट फ्रैक्चर्स, तो हमने कहा था अगर सामने से कोई ब्लो आउट फ्रैक्चर ऐसा होता है जिससे आपकी देखने में तो आंख सारी ठीक है, इंटैक्ट है, लेकिन अंदर वो काफी सारा डैमेज कर जाता है। ये मैंने आपको ब्लो आउट फ्रैक्चर की वीडियो में भी पूरे डिटेल में बताया। और उसमें एक काम ये भी होता है कि आपका ब्लो आउट फ्रैक्चर के रिजल्ट में हो सकता है कि आपका आइरिस टूट गया हो, या फिर आइरिस डैमेज हुआ, आइरिस के सेल्स डैमेज हुए तो आपके ट्रेबेकुलर मेशवर्क में फंस गए। हो सकता है कि आपका ट्रेबेकुलर मेशवर्क के सेल्स डायरेक्ट डैमेज हो गए हैं, आपकी आंख पे आपकी कोई बॉल लगी है, उसके रिजल्ट में सारे सेल्स डायरेक्ट डैमेज हो जाएंगे, तो उसके रिजल्ट में वो जो उसका रास्ता है ड्रेनेज का, एक्वस ह्यूमर का, वो खराब हो गया एंड लीड्स टू ग्लोकोमा, ठीक है। हाइफेमा भी डेवलप हो सकता है कि आपका जो ब्लो आउट फ्रैक्चर, या आपको जो भी चीज आके लगी है उसकी वजह से आपके एंटीरियर चैम्बर में ब्लड आ गया, और दैट इज हाइफेमा, और हाइफेमा के रिजल्ट में आपको ब्लॉक हो जाता है, मैंने आपको पहले बता दिया। फिर अगली हमारे पास आती है जो चीज़ है दैट इज स्टीरॉइड इंड्यूस्ड ग्लोकोमा। अब स्टीरॉइड सेल्स क्या कर रहे हैं हमारी बॉडी में? बेसिकली अगर आप बहुत अरसे तक स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे टॉपिकल हो चाहे सिस्टेमिक हो, वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं हर जगह पे, दे आर वेरी डैमेजिंग। सबसे ज़्यादा इफेक्ट तब होगा जब आपने इस्तेमाल किए हुए हैं टॉपिकल स्टीरॉइड्स बहुत ज़्यादा अरसे के लिए। स्टीरॉइड्स कर क्या रहे हैं? स्टीरॉइड्स बेसिकली आपको पता है हमारे पास ना, मैं इधर से ना जरा मैग्नीफाइड व्यू बनाती हूँ, ये आपका लेंस है, ठीक है, लेंस के आगे ये आइरिस पड़ा हुआ है, और यहाँ पर आपका पड़ा हुआ है ट्रेबेकुलर मेशवर्क, ठीक है, ऐसे ही है। अब ये जो ट्रेबेकुलर मेशवर्क है ना, आपको पता है कि ये मेश है, मेश का मतलब एक जाली है, नेट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। अगर मैं बनाऊँ ऐसे करके, जैसे नेट होती है ना यूं, तो ये नेट सा एक स्ट्रक्चर है। नेट के स्ट्रक्चर के बीच में जो सुराख है, इन सुराखों में से छन छन के जाता है हमारा एक्वस ह्यूमर, और फिर वो ड्रेन होता है। अब जाहिर जब किसी जगह पर सुराख होते हैं तो उन सुराखों की रेगुलर बेसिस पे सफाई भी ज़रूरी है, वरना वो सुराख बंद हो जाते हैं। जब सुराख बंद हो जाएंगे तो हमारे पास ड्रेनेज में मसला आता है, जनरली भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अब हमारे पास इन सुराखों की सफाई किस तरह होती है, किस तरह खुले रहते हैं? हमारे पास दो तरीके हैं। एक हमारे पास होते हैं एंजाइम्स होते हैं, लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम में से स्पेशल किस्म के हाइड्रोलाइज एंजाइम सिक्रीट होते हैं। वो लाइसोजाइम आपका एक्वस ह्यूमर का ही पार्ट है, ठीक है। एक्वस ह्यूमर में लाइसोजाइम एंजाइम होता है, वो एंजाइम आके स्पेशल किस्म का यहाँ पर हाइड्रोलाइजेस सिक्रीट करता है, और वो सिक्रीटेड जो हाइड्रोलाइजेस बेसिकली आपके जितना डेब्रिस प्रेजेंट होता है ना यहाँ पर, जितना ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके इनको ब्लॉक कर देती हैं, आपके मेश के जो जाली के नेट के सेल्स हैं या जालियों को ब्लॉक करती है, उनको वो रिमूव कर देता है, ठीक है। अल्लाह ताला ने ये नेचुरल मैकेनिज्म दिया है कि एक्वस ह्यूमर में ही वो चीज़ रख दी है जो कि आपकी ट्रेबेकुलर मेशवर्क की सफाई करेगी, ठीक है। फिर दूसरी ये चीज़ होती है हमारे पास, यहाँ पर होती है एंडोथीलियल सेल्स, ठीक है। ये जो एंडोथीलियल सेल्स है ना, जो सारी इस ट्रेबेकुलर मेशवर्क को लाइन करें, जाहिर है अगर ये पूरी एक जाली है तो एक इसके ऊपर की लाइनिंग है, एक नीचे की लाइनिंग है, ठीक है। तो ये जो ऊपर और नीचे की जो लाइनिंग पे ये सेल्स प्रेजेंट है ना, फेगोसिटिक सेल्स, इनके में भी एबिलिटी होती है कि इन्होंने भी अपनी अंदर की जाली की साफ सुथरा रखना है, यानी ट्रेबेकुलर मेशवर्क को साफ रखना है। अगर ये इनकी एक्टिविटी भी किसी वजह से रुक जाएगी तो ये ट्रेबेकुलर मेशवर्क में जितना डेब्रिस आ रहा है एक्वस ह्यूमर के साथ, वो फंस रहा होता है, फंसने के बाद वो ब्लॉक कर देता है इसको। स्टीरॉइड्स की वजह से ये दोनों काम रुक जाते हैं। स्टीरॉइड्स आके जब बहुत लंबा अरसे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो वो ये एंडोथीलियम की जो एक्टिविटी है, जो फेगोसिटिक एक्टिविटी है कि उसने साफ सुथरे करने का काम रखना है, उसको भी रोक देते हैं स्टीरॉइड्स। और स्टीरॉइड्स जो हमारे पास एक्वस ह्यूमर में एंजाइम है, लाइसोजाइम जो आपका एंजाइम है, जो कि लाइसोसोम बेसिकली एंजाइम है जो हाइड्रोलाइसिस सिक्रीट करता है, उसको सिक्रीशन को भी रोक देते हैं। दोनों तरीकों से क्या होता है मसला कि यहाँ पर चीज़ें फंसने लग जाती हैं। अब ये जाली में चीज़ें जब फंस गई इधर 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 इधर, किसी हद तक तो पहले क्या होगा कि ड्रेनेज कम होगी, फिर जब जाली पूरी ब्लॉक हो जाएगी फिर आपकी ड्रेनेज खत्म हो जाएगी और फिर आपका पक्का पक्का ग्लोकोमा हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टीरॉइड्स का मसला है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आखिरी कॉज जो है वो है इंक्रीज्ड एपिस्क्लेरल वीनस प्रेशर। अब एपिस्क्लेरल वेन्स कहाँ पर थी, यहीं पर से हम आगे आपको मैं ज़रा सा बताती हूँ। ये ट्रेबेकुलर मेशवर्क है ना, ट्रेबेकुलर मेशवर्क के आगे मैंने आपको बताई थी एक श्लेम्स केनाल होती है, और उसके बाद आपकी वेन्स होती हैं एपिस्क्लेरल वेन्स, जिनमें ड्रेन होना है एक्वस ह्यूमर में। एपिस्क्लेरल वेन्स ने आगे जाके आपके पूरे वीनस सिस्टम में ड्रेन होता है। अगर आगे वाले वीनस सिस्टम में कहीं कैरोटिड, कहीं कैवर्नस साइनस में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कैरोटिड आर्टरी में प्रॉब्लम आ रही है, जिन चीज़ों का आगे से इसके साथ कनेक्शन है, ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रही बिकॉज ज़रूरत नहीं है पूरे मैकेनिज्म को समझाने की। तो सिंपली क्या होता है कि उसकी वजह से आपका एपिस्क्लेरल वीनस प्रेशर बढ़ जाता है। आगे जब अब एक पाइप है, पाइप से आगे पानी जाना है, अगर पानी में आगे जो ऑब्स्ट्रक्शन है, इस जगह पर आके ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ज़ाहिर है पीछे की तरफ प्रेशर बढ़ेगा पानी का, और फिर उसके बाद क्या होगा कि जब यहाँ पर सारी जगह पानी भर जाएगा और आगे नहीं जाएगा तो
तो फिर पीछे से पानी का ड्रेनेज भी बंद हो जाएगी। तो यही हो रहा होता है, एपिस्क्लेरल वीनस प्रेशर बढ़ जाता है और उसके बाद आपका ड्रेन मजीद नहीं होता। तो ये हो गया आपके सारे के सारे सेकेंडरी ग्लोकोमा के कॉजेज, जो कि 8 थे टोटल, मैंने डिटेल में आपको बता दिए हैं। अगले में मैं आपको क्लिनिकल फीचर्स इसके बताऊंगी। अभी तक कोई मसला हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।